तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। और हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। देरी से बोई गई गेहूं की फसल में मंडूसी खरपतवार का नियंत्रण। मधुबक्सों का स्थानांतरण करते समय ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। प्रिमुला फूल की उत्पादन तकनीकी पर जानकारी। किसान भाइयों, इस समय मंडूसी खरपतवार, जिसे कुछ किसान भाई गुल्ली डंडा के नाम से भी जानते हैं, उसका प्रकोप अधिक देखने में आ रहा है। तो इस खरपतवार के नियंत्रण के लिए किस प्रकार से उपाय किए जाएं, इसके लिए आइए मिलते हैं कुरुक्षेत्र के उप कृषि निदेशक डॉक्टर बजीर सिंह से। मंडूसी या गुल्ली डंडा गेहूं की मुख्य खरपतवार है। कुरुक्षेत्र जिले में 1,17,000 हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई की गई है। अब की साल देखने में आया कि मंडूसी की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मौसम अभी खुला रहा, ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी, इसलिए मंडूसी की ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा जो विभाग द्वारा सिफारिश की जाती हैं उन्हीं का ही किसान को स्प्रे करना चाहिए, और जितनी मात्रा में पानी की सिफारिश देते हैं पूरा पानी डालना चाहिए। गेहूं और मंडूसी में फर्क करना आसान नहीं। शुरुआत में मंडूसी और गेहूं के पौधे एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन गेहूं के हिस्से की खुराक चूस कर बढ़ने वाला मंडूसी का पौधा सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं की फसल को ही पहुंचाता है। इस बार मंडूसी की भरमार ज्यादा है। दरअसल मंडूसी मार दवाएं इसे मारने में नाकाम साबित हो रही हैं। 2-3 साल से मंडूसी की प्रतिरोधक क्षमता दवाओं के रासायनिक फॉर्मूले पर भारी पड़ रही है। जो दवाएं पहले मंडूसी को मुरझाने पर मजबूर कर देती थी, अब वो उतना असर नहीं दिखा पा रही हैं। इसके साथ साथ विभाग द्वारा इस को रोकथाम के लिए किसानों के जो कैंप लगाए जाते हैं उसमें भी इसकी जानकारी दी जाती है। फार्मर ट्रेनिंग कैंप लगाए जाते हैं, किसान गोष्ठी लगाई जाती है, उसमें वैज्ञानिकों द्वारा जो नई दवाइयों का खोज की गई उसके बारे में किसानों को अवगत कराया जाता है। किसान गेहूं की फसल में खरपतवार नाशक दवाओं के दोहरे छिड़काव कर डबल डोज दे चुके हैं, लेकिन मंडूसी खत्म नहीं हुई। इससे किसानों का खर्च और गेहूं की फसल में रसायन की मात्रा जरूर बढ़ गई। लिहाजा किसान परेशान हैं। लागत मूल्य बढ़ने के साथ साथ उत्पादन कम होने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञ भी मानते हैं कि मंडूसी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से ये सब हो रहा है। मंडूसी को मारने वाली दवाएं उतना काम नहीं कर पा रही हैं। इससे गेहूं के औसत उत्पादन पर विपरीत असर पड़ना तय माना जा रहा है। देखने में आता है किसान जो उचित मात्रा में दवाई का प्रयोग नहीं करते, जिससे मंडूसी कई बार मरते नहीं। और प्राय देखने में आया कि मंडूसी दवाई डालने के बाद भी हो जाती है, जिसका मुख्य कारण है कि इसमें रेजिस्टेंस का आना। मंडूसी में रेजिस्टेंस आ चुका है। अभी वैज्ञानिक लगे हुए हैं ताकि नई दवाई का खोज की जा सके और आगे से ये प्रॉब्लम ना आए। पैदावार पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, पैदावार काफ़ी कम आती है। लगभग 30 से 40% की पैदावार का नुकसान हो सकता है अगर मंडूसी कंट्रोल ना करे तो। गेहूं की फसल में अनेक प्रकार के खरपतवारों का प्रकोप होता है, जो कि फसल की वृद्धि व विकास में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ फसल में कीट व रोगों को भी बढ़ावा देता है। इसीलिए इन खरपतवारों के नियंत्रण के सर्वोत्तम उपाय इस प्रकार हैं। जो खरपतवार की बात करें हम, तो खरपतवार के लिए
एक तो हमारे पास होती हैं संकरी पत्ती वाली और चौड़ी पत्ती वाले, दो तरह के होते हैं खरपतवार। तो उसमें आपने जो दवाइयाँ डालनी हैं, जैसे क्लोडिनाफॉप है, पेनिक्सोडान है, फिनोक्साप्रॉप है, ये वो दवाइयाँ हैं जो कि संकरी पत्ती के लिए हैं। इसी तरह से चौड़ी पत्ती के लिए कारफेंट्राजोन है, 2,4-D है, आइसोप्रोटेरोन है, सल्फा सल्फ्यूरोन है, टोटल है, एटलांटिस है और एकार्ड प्लस है। तो ये ध्यान रखें आप कि आपके खेतों में वीड से भी उतना ही नुकसान हो जाता है जितना कि बीमारियों से नुकसान होता है। गेहूं की फसल में इन रोगों का प्रकोप होने पर पौधों की बढ़वार बाधित होती है और गेहूं की फसल कमजोर हो जाती है, जिसके कारण गेहूं की उपज में भारी कमी होती है। इसलिए गेहूं की अच्छी उपज के लिए फसल को रोगों से मुक्त रखना जरूरी है। एक आपने देखा होगा कि आप लोग पिछले साल जब दानों को पकड़ा तो उसमें से काला 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 पाउडर निकला और दाने की नोक काली हो गई। वो करनाल बंट की एक बीमारी आई पिछले साल, तो उसके लिए भी हमें ध्यान रखना है कि वो करनाल बंट की बीमारी इस बार ज़्यादा ना आए, क्योंकि उसके कण इस तरह से धीरे धीरे मिट्टी में बढ़ते रहते हैं। मिट्टी में जब कण बढ़ जाते हैं तो जो आप इरिगेशन देते हैं, जब हेडिंग पे होती है क्रॉप, सिट्टा बाहर को निकलता है और उस वक्त बारिश आ जाए या आप इरिगेशन देते हैं तो उस वक्त वो बीमारी बढ़ जाती है। उसके लिए भी जब आप ध्यान रखें कि जब भी आपकी क्रॉप में हेडिंग स्टेज पे है और पिछले साल करनाल बंट की बीमारी अगर आपके खेतों में ज़्यादा आई है तो इस बार आप प्रोपिकोनाजोल का स्प्रे ज़रूर करें। खासकर जो बीज बना रहे हैं लोग, उस बीज बनाने वाली फसल में अगर बारिश का मौसम है या क्लाउडी वेदर चलता है फरवरी के महीने में, तो 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक आप प्रोपिकोनाजोल की स्प्रे करें। और अगर मौसम ज़्यादातर क्लाउडी रहता है और बारिश बार बार आती है तो 2 बारी भी इसकी स्प्रे की जा सकती है। उससे करनाल बंट जो है वो काफ़ी कम आएगी। हमारे राज्य के जो किसान मधुमक्खी पालन व्यवसाय कर रहे हैं वो इससे अधिक लाभ तभी ले सकते हैं जब वो इनके लिए फूलों की उपलब्धता बनाए रखें। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए समय समय पर हमारे मधुमक्खी पालक मधु बक्सों का स्थानांतरण फूलों की उपलब्धता वाले स्थान पर करते रहते हैं। तो मधु बक्सों का स्थानांतरण करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, इस बारे में सुझाव दे रही हैं कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर स्वाति सिंह तोमर। आज मैं आपको मधुमक्खी पालन किस प्रकार किया जाए और उनका स्थानांतरण में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और उनका स्थानांतरण किस प्रकार किया जाए, इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने जा रही हूँ। मधुमक्खियों को स्थानांतरित करने से पहले हमें उनके समय की और उनके स्थान की और उनके फूलों की उपलब्धता की पर्याप्त जानकारी उस स्थान की होनी चाहिए जिस स्थान पर हम मधुमक्खियों को स्थानांतरित कर रहे हैं। मधुबक्सों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सबसे पहले मधुबक्सों की अच्छी तरह से पैकिंग करनी चाहिए। यदि आपने पैकिंग करते समय किसी भी तरह की असावधानी बरती तो मधुमक्खियों के छत्ते टूटने से आपको नुकसान हो सकता है। स्थानांतरित करते समय एक जो विशेष बात है उसका भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि मधुमक्खियों को जब भी स्थानांतरित करने से पहले ले जाएं तो मधुमक्खी के बक्सों पे और फ्रेम्स पर नंबर अवश्य डाल दें। और नंबर अवश्य डालते वक्त उसमें मधुमक्खियों की जो फ्रेम्स हैं उनको आपस में टकराने से बचाने के लिए उनमें कोई भी पेपर और इसका भी यूज कर सकते हैं या फिर बोरों के माध्यम से भी ले जा सकते हैं। और एक जालीनुमा ढक्कन बनता है और जालीनुमा ढक्कन को भी ठोक करके हम बक्सों के ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम जो मुख्य ढक्कन होता है उसका प्रयोग नहीं करते। उससे मधुमक्खियों में घुटन पैदा नहीं होती और उनमें हमें छोटी 14 नंबर की कील ठोक करके तथा उनके फ्रेम में बोरे फंसा करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम 14 नंबर की कील या कोई भी कील से फ्रेम्स को नहीं ठोकेंगे या उनमें बोरे नहीं फंसाएंगे तो मधुमक्खी के फ्रेम आपस में टकराएंगे और मधुमक्खियां टकराने के कारण नष्ट हो जाएंगी और हमारे बक्से पहुंचने से पहले ही सारे बक्से, जब गाड़ी चलती है तो वो हिलती है और बक्से हिलने के कारण आपस में टकराने के कारण रानी मक्खी भी नष्ट हो सकती है और हमारी कमेरी मक्खियां हैं वह भी आपस में टकराने के कारण मर सकती हैं। मधुमक्खी के मुख्य द्वार को बंद कर देना चाहिए और उस पर मिट्टी का
लेप लगा दें या फिर थर्माकोल की गिट्टी फंसा करके उस मुख्य द्वार को बंद कर दें। मुख्य द्वार को बंद करने के बाद फ्रेम में पर्याप्त मात्रा में छत्तों में शहद होना चाहिए। हमारे कुछ मधुमक्खी पालक किसान मधु बक्सों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए परिवहन करते समय सावधानी नहीं रखते, जिससे उनकी मधुमक्खियां रास्ते में ही उड़ जाती हैं या फिर मर जाती हैं। इसलिए परिवहन के समय कुछ बातों का ध्यान रखें। अगर हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में समय 1 से 2 दिन का लग जाता है तो मधुमक्खियों को रास्ते में सरवाइव करने के लिए मधुमक्खी में शहद उपलब्ध होना जरूरी है। मधुमक्खियों के स्थानांतरण से पहले मधु निष्कासन ना करें। मौसम जब कोहरा हो, धुंध हो या पानी जैसा मौसम हो तो मधुमक्खी के बक्सों को ना खोलें और ना ही उनसे मधु निष्कासन करें। मधुमक्खी को बक्सों को ले जाते हुए हमें बक्से ऐसे शिफ्ट करने चाहिए कि उनका मुख्य द्वार से मुख्य द्वार एक दूसरे के पीछे उपस्थित हो। पहले हमें किसी ट्रक से या जो भी हम गाड़ी जिससे हम स्थानांतरित कर रहे हैं और हम जिस स्थान तक हमें जाना है वहां नहीं पहुंच पा रहे और सवेरा हो गया है, सूरज निकल आया है, उस स्थिति में हमें बक्सों को किसी खुले स्थान पर निकाल करके रख देना चाहिए और पहले बक्सों को 10 से 15 मिनट तक सामान्य होने दें। उसके बाद उनके मुख्य द्वार को खोलें। ट्रक से निकालकर सीधे अगर हमने बक्से खोल दिए तो मधुमक्खियां आक्रामक होकर के काट सकती हैं और नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। फिर शाम को उन्हें मधुमक्खियों के बंस को दोबारा कील ठोक करके और छत्तों को आपस में बोरी से फंसा करके टाइट करके फिर उनका मुख्य द्वार बंद करके फिर मधुमक्खी के बक्से को स्थानांतरित करके गंतव्य स्थान तक आप पहुंच सकते हैं। किसान भाइयों, मधु बॉक्सों से अधिक शहद प्राप्ति के लिए पर्याप्त फूलों की उपलब्धता वाले स्थान का चयन तो करना ही है, साथ ही साथ मधु बॉक्सों के स्थानांतरण के बाद भी मधुमक्खियों की देखरेख करनी चाहिए। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, कितना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में बहुत से किसान भाई फूलों की खेती करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं और इसी के अंतर्गत आज हम प्रिमुला फूल के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। ये फूल की खेती करके किस प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं आप, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दे रही हैं एक कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर सुमन भाटिया। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको सर्दियों में खिलने वाले फूल के बारे में कुछ जानकारी दूंगी, जिसमें मैं एक पौधा जिसका नाम प्रिमुला है उस पौधे के बारे में बताऊंगी, जो पौधा उस समय में फूल में आता है जिस समय बाकी हमारे पौधों जैसे गमलों में लगे हुए पौधों में फूल नहीं होते हैं। और सबसे अच्छी खासियत इस फूल की ये है कि यह पौधा कम से कम 2 से 3 महीने तक फूल में ऐसे ही रहता है। और इसमें अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं, जैसे प्रिमुला अपकॉनिका, प्रिमुला मेलाकॉइडिस, और इसके भिन्न भिन्न प्रकार के रंग हैं, जैसे आपका लाइट बैंगनी का रंग है, सफ़ेद रंग है और पिंक रंग है।
और इस तरह के पौधे को उगाने के लिए हमें इसे खुले में लगाना इतना उपयुक्त नहीं मानते, क्योंकि जो आपका पाला पड़ता है सर्दियों में, उस पाले की वजह से ये थोड़ा सा इसके पत्ते सूखना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम इसे प्रोटेक्टेड, जिसे हम ये भी कह सकते हैं, किसी पॉली हाउस में या पॉली टनल में अच्छे से लगा सकते हैं, या घरों में भी इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लगाना है। ऐसी जगह में लगाएं जहां पर आपकी लाइट तो उपयुक्त हो लेकिन वो एकदम डायरेक्ट ना हो। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर अगर हम इस पौधे को देते हैं तो यह पौधा बहुत अच्छे से पनपता है। किसी भी फसल से अधिक पैदावार लेने में बीज लगाने की प्रक्रिया की एक विशेष भूमिका रहती है। इसलिए किसान भाइयों को प्रिमुला फूल के बीज को लगाने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि इसके बीज को कैसे लगाते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको यह बताना चाहूंगी, इसका प्रवर्धन बहुत ही आसान है। इसका प्रवर्धन हम खास तौर पे बीजों द्वारा करते हैं। जैसे आपके मौसमी फूल होते हैं, जैसे आपका पेंजी है और अलग अलग प्रकार के मौसमी फूल है, उसी तरह प्रकार इसको भी हम बीजों द्वारा तैयार करते हैं। और इसके बीज बहुत सूक्ष्म होते हैं और बहुत ही हल्के होते हैं। इसलिए हम जब इनको लगाते हैं तो एक विशेष बात का ध्यान रखते हैं कि जब हम उसके मिक्सचर में जब उसको बीजों को लगाते हैं तो हम बीजों को सिर्फ रख देते हैं सतह पर, जो आपका मिक्सचर है उसकी सतह पर रख देते हैं, ना कि उसे हम दबाते हैं। अगर हम इसे अपनी सतह से नीचे दबाते हैं तो ये नहीं उगता है। इसलिए हम सतह पर रख के फिर अपने गमले को थोड़ा सा हिलाकर जोर से हिलाते हैं, और उसके बाद जब वो थोड़ा सा मिक्स हो जाता है मिक्सचर से, उसके बाद हम फिर इसको रख देते हैं और उसमें हल्का हल्का पानी का बौछार करते हैं। और उसके बाद 30 से 45 दिन के बीच में इसमें पौधा तैयार हो जाता है। अब बात आती है इसके तैयार पौध को लगाने की। तो किसान भाई, इसके तैयार पौध को किस तरह के गमले में तथा किस तरह के मिट्टी के मिश्रण का प्रयोग गमले में पौध लगाने के लिए करते हैं, आइए जानते हैं। जब आपकी पौध तैयार हो जाए, जब उस पौधे में 4 से 5 पत्ते आ जाएं, तो समझ लो कि वो पौधा ट्रांसप्लांटिंग मतलब नए गमले में लगाने के लिए उपयुक्त है। तो उसके लिए हमें जो नया गमला हम लेंगे, तो उस गमले को लगाने के लिए भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसे कि उस गमले में सबसे पहले ये देखना आवश्यक है कि उस गमले में नीचे उसकी सतह पर छेद होने चाहिए, ताकि जो अगर हम पानी एक्स्ट्रा भी दे दें, ज़्यादा पानी भी अगर पौधे में डाल दें तो वो उस छेद के द्वारा निकास आसानी से हो सके। तो उसके बाद हम दूसरी प्रक्रिया करते हैं कि हम नीचे सतह पर उसमें थोड़े छोटे छोटे पत्थर रखते हैं ताकि वो छेद बंद ना हो। फिर हम उसके ऊपर मिक्सचर डालते हैं। खास तौर पे हम मिक्सचर में हम 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि आपकी खाद, रेत और मिट्टी, जिसको हम 1:1:1 रेशो में रखता है, मतलब 3 भाग में करके बराबर की रेशो में उसको हम रख देते हैं। फिर लेकिन आज एक और बात किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगी कि आजकल हम लोग कोकोपीट भी यूज़ कर रहे हैं। शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कोकोपीट के बारे में। यह भी हमारा बहुत ही अच्छा ग्रोइंग मीडिया या मिक्सचर है। अगर हम इस कोकोपीट को भी इस मिक्सचर में डालते हैं तो हमारे जो पौधे की जड़ें बहुत आसानी से बढ़ती हैं और पौधा भी बहुत अच्छे से पनपता है। तो हम ऐसे मिक्सचर तैयार करने के बाद हम उसमें पौधा लगाते हैं, और पौधे को लगाते समय हमें काफ़ी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं ताकि उनकी जड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचे। और आसानी से उसको लगाने के बाद हम उसमें जब पानी देते हैं तो पानी भी हमें बहुत धीरे धीरे डालना होता है। ज़्यादा पानी देंगे तो ये पौधा ज़्यादा पानी देने से नुकसानदायक सिद्ध होता है, इसलिए हम पानी की मात्रा को बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं। किसान भाइयों, बीज की बुआई करने मात्र से ही हमें अधिक फूलों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके लिए जरूरी है कि हमें पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए पौधों में समय समय पर संतुलित पोषक तत्वों को देना चाहिए। खाद के तौर पे हम इसमें अगर यूरिया भी डालते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और यूरिया हम इसमें डालते हैं 30 दिन के अंतराल में। 30 दिन के अंतराल में अगर हम 3 से 5 ग्राम एक पौधे में यूरिया डाल सकते हैं। और साथ ही साथ हम स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे में हम लोग 2 ग्राम 100 ml पानी में डालते हैं और उसकी स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से पौधे बहुत ही अच्छे से, इनके पत्ते भी बहुत अच्छे होते हैं, हरे रंग के, और बड़े भी होते हैं। और यह यूरिया इसके लिए बहुत ही अच्छा है। और साथ में कई लोग इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की स्प्रे भी करते हैं, जो बाज़ारों में भी आती है, उसकी भी हम स्प्रे कर सकते हैं। समय के साथ साथ हमें
वो वीड्स निकालते रहना है। और साथ में इसमें कुछ पीले पत्ते आ जाते हैं, उन पीले पत्तों को भी हमें समय के साथ साथ निकालना बहुत ही जरूरी है। किसान भाइयों, प्रिमुला फूल के पौधों से अच्छे फूलों की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि किसान भाई अपने पौधों को विभिन्न कीट एवं रोगों से मुक्त रखें। तो प्रिमुला फूल के पौधे में कौन कौन से कीट एवं रोग का प्रकोप देखने में आता है तथा इन कीट एवं रोग के प्रकोप से किसान भाई अपने पौधों को कैसे बचाएं, आइए जानते हैं। खास तौर पे इसमें 2 तरह की बीमारियां लगती हैं, जैसे कि एक आपकी कीट पतंगों की अगर बात ली जाए तो इसमें वाइट फ्लाइज, सफ़ेद मक्खी नामक एक इंसेक्ट है जो कि इस पे काफ़ी लगता है। और ये इंसेक्ट क्या करता है कि ये पत्तों का रस चूसना शुरू कर देता है और इस तरह से पत्तों का रस चूस लेता है कि पूरा पत्ता ही आपका सूख जाता है। इससे हमें निजात पाने के लिए हम लोग यहाँ पर येलो ट्रैप्स का यूज़ करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब अगर इसकी सड़न से बचाने के लिए हमें पहले ही इसके बारे में सोचना बहुत आवश्यक है। जब हम इसका मीडिया या इसका मिक्सचर तैयार करते हैं तो उसी समय अगर हम डाइथिन, बेविस्टिन की अगर ड्रेंचिंग कर दें, उसकी ड्रेंचिंग हम 0.2% क्वांटिटी में करते हैं। और अगर हम उसकी ड्रेंचिंग अगर हम 15 दिन के अंतराल में भी करते रहेंगे तो ये बीमारी आएगी ही नहीं। तो किसान भाई इस बीमारी से इस तरह से भी निजात पा सकते हैं कि इसके जो पौध है आप कम से कम नहीं तो 4 से 5 रुपए या 6 या 7 रुपए तक का भी एक पौधा बेच सकते हैं। और इसमें आपको बहुत ही लाभ होगा क्योंकि इसका ये प्रवर्धन बीजों द्वारा बहुत ही आसान है और हजारों के करीब आपके पौधे बन जाते हैं। और अगर इसका पूरा पौधा ही बनाना चाहते हैं तो आप इसको गमले में भी इसको बेच सकते हैं। जब वो पौधा पूरी तरह से पनप जाता है, जब उसमें फूल आ जाते हैं तो आप उस पौधे को भी आसानी से बेच सकते हैं जिससे आप 100 रुपए से लेके 150 रुपए तक का भी इनकम या पैसा प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला फरीदाबाद के कृषक अशोक सिंह ने। यह देसी मुर्गियों का पालन किस प्रकार से करें, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो अशोक सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सबसे पहले मैंने 20 मुर्गों का एक बिजनेस शुरू किया और अच्छा डबल बेनिफिट हुआ, जिससे कि मैंने चिकन को भी बेचा और उनसे अंडों को भी प्राप्त किया। धीरे धीरे आज मैं 1-1.5 साल में यहाँ तक पहुँच गया हूँ कि मेरे पास 150 के करीब बर्ड्स हैं। शशिपाल जी ने मुर्गियों के लिए आहार की उचित मात्रा एवं जल के प्रबंधन के बारे में बताते हुए कहा, 2-3 टाइम उनको फीड देता हूँ। हमारी फीड की यहाँ पर चंबा में अच्छी दुकानें हैं जहाँ के अच्छा फीड मिलता है हमें। हमारे यहाँ पानी का भी बहुत अच्छा प्रबंध है। आहार एवं जल प्रबंधन के बारे में जानकारी देने के बाद उन्होंने मुर्गियों के आवास प्रबंधन के बारे में कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि अपनी जमीन में इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं और इस बिजनेस को आगे ले जा सकूं, ताकि मैं अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। मैं विभागीय निर्देशानुसार
अपने मुर्गों को जो मैंने बर्ड्स पाल रखे हैं, इनको मैं 70 से 100 ग्राम तक का जो मैच्योर बर्ड है उसको देता हूँ। बाकी छोटे छोटे बर्ड्स को तो 50 ग्राम तक ही फीड दे पाता हूँ। और इसके उपरांत मैं अपने भी देसी फीड बना रखी है मैंने, जो मक्की और चावल गेहूं के साथ मिक्स करके मैं इनको देता हूं। विभाग के ही निर्देशानुसार मुझे विटामिन वगैरह की भी इन्होंने सलाह दे रखी है, कौन कौन से दवाइयाँ देनी हैं वो भी हमारे बाज़ार से ही उपलब्ध हो जाती हैं और उनके आदेशानुसार मैं इनको बराबर से फीड दे रहा हूँ। और मेरी पोल्ट्री जो है बड़ी अच्छी चली हुई है। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। तो चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पशु आहार हेतु अजोला उत्पादन तकनीक पर जानकारी। किन्नों के बाग से अच्छा लाभ ले रहे एक किसान का अनुभव। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पता लिख लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hr.hp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।